इनमें से एक ने कल्पना की कि पृथ्वी अंतरिक्ष से कुछ ऐसी दिखेगी और फिर एक दिन पलक झपकते ही सब कुछ बदल गया। तब पृथ्वी कुछ ऐसी दिखती थी जब तक उसे अंतरिक्ष से नहीं देखा गया था, जब तक तकरीबन 5000 सैटेलाइट्स उसकी परिधि में नहीं थी। 4 अक्टूबर 1957 को सोवियत यूनियन पृथ्वी से बाहर ब्रह्मांड में कदम रखने वाला पहला देश बन गया। इसने स्पुतनिक 1 को लॉन्च किया। यह एक रेडियो ट्रांसमीटर था जो हर 96 मिनट में पृथ्वी का चक्कर लगाता था। पूरी दुनिया में लोग आसमान में दिखाई देने वाली इस नई रोशनी, इंसान के बना एक चंद्रमा को देखने के लिए निकले। यानी इंसान के सपनों को सच करने के सिलसिले को अब कोई नहीं रोक सकता था। जरा सोचिए, हमने रात के आसमान में एक नई रोशनी रची, किसी तारे जैसी। यूरी नासा पर चांद पर जाने के लिए दबाव डाल रहे थे। इसका मुख्य कारण यह था, वो ये जानना चाहते थे कि हमारा ये सौर मंडल आखिर बना कैसे। काइपर ने अनुमान लगाया कि वहां पहुंचने पर कैसा महसूस होगा। उनका कहना था कि चांद की सतह पर पहली बार कदम रखने पर यूं लगेगा जैसे कुरकुरी बर्फ पर चल रहे हों। चंद्रमा एक बेआवाज दुनिया है, क्योंकि ध्वनि तरंगों को फैलाने के लिए वहां कोई वायुमंडल नहीं। पर बाद में नील आर्मस्ट्रांग ने कहा कि चांद की सतह पर पहली बार कदम रखने पर उन्हें कुरकुरी बर्फ पर चलने जैसा ही महसूस हुआ, जैसा काइपर ने बताया था। ये लोग वहां कुछ चीजें भी छोड़कर आए। कार्ल सेगन वैज्ञानिक सोच को आजाद कराना चाहते थे। पृथ्वी पर हमारे इस जीवन की मिसाल के जरिए उन्होंने कल्पना की कि किसी दूसरी दुनिया में जीवन कैसा हो सकता है। कार्ल सेगन ने अपने साथी एस्ट्रोफिजिसिस्ट एड सॉल्पीटर के साथ मिलकर ऐसे संभावित इकोलॉजिकल सिस्टम्स को रचने की कोशिश की जो जुपिटर के उथल-पुथल भरे बादलों में जीवन की मौजूदगी का अंदाजा दे सकते थे। चुनौती थी फिजिक्स, केमिस्ट्री या बायोलॉजी के नियमों का उल्लंघन किए बिना ऐसे जीव रूपों की कल्पना करना। क्या जीवन इतना सख्त जान है कि उस तूफान में भी पनप सके जिसमें हो हाइड्रोजन, हीलियम, वाटर, अमोनिया और मीथेन? यहाँ पर ठोस सतह का तो कोई सवाल ही नहीं। यहाँ तो बस घने बादलों वाला वायुमंडल है जिसमें ऑर्गेनिक कण बरस रहे हैं, बिल्कुल जीवन की उत्पत्ति से जुड़े उन उत्पादों की तरह जो हैरल्ड यूरी और स्टैनली मिलर के लैब के प्रयोगों से मिले। लेकिन इस तरह का माहौल जीवन के लिए दिक्कत पैदा करता है। ये वायुमंडल उथल पुथल भरा है और बहुत गर्म भी है। किसी जीव को बहुत सावधान रहना होगा ताकि नीचे मौजूद नरक तक ना पहुंच जाए। इन हालात में जीने का एक ही तरीका है और वो तरीका है भुनकर खत्म हो जाने से पहले रिप्रोड्यूस करना। बस सिर्फ एक उम्मीद में कि गर्मी आपकी कुछ संतानों को वायुमंडल की ऊंची और ठंडी परतों तक ले जाएगी। ऐसे जीव बहुत छोटे हो सकते हैं। सेगन और सॉल्पीटर ने उन्हें नाम दिया सिंकर्स का। पर ये फ्लोटर भी हो सकते हैं। हाइड्रोजन के विशाल बुलबुले जो भीतरी हिस्से से हीलियम और भारी गैसों को बाहर निकालकर सिर्फ सबसे हल्की गैस हाइड्रोजन को ही अंदर रखे। सेगन और सॉल्पीटर का कहना था कि किसी हॉट एयर बलून की तरह आप अपनी खुराक से मिली ऊर्जा के इस्तेमाल से अपने भीतरी हिस्से को गर्म रखकर तैरते रह सकते हैं। किसी फ्लोटर को या तो ऑर्गेनिक कणों को खाना चाहिए या पृथ्वी पर पौधों की तरह धूप और हवा से अपनी खुराक खुद बनानी चाहिए। फ्लोटर जितना बड़ा होगा वो उतना ही कार्यकुशल होगा। फ्लोटर्स बहुत विशाल होंगे, कई किलोमीटर चौड़े, पृथ्वी की सबसे बड़ी व्हेल से भी बड़े, शहरों के आकार जैसे। ये फ्लोटर ग्रहीय वायुमंडल से खुद को गैस के झोंकों के जरिए किसी रैमजेट या रॉकेट की तरह आगे बढ़ा सकते हैं। सेगन और सॉल्पीटर को ये बड़े बड़े निष्क्रिय झुंडों में नजर आए, जहां तक नजर जाती थी वहां तक। उनकी त्वचा पर कैमोफ्लाज वाला पैटर्न था, यानी दिक्कतें उनके लिए भी थीं, क्योंकि ऐसे माहौल में कम से कम एक और खास हस्ती मौजूद हो सकती थी। शिकारी फ्लोटर्स को उनके ऑर्गेनिक कणों और उनमें मौजूद शुद्ध हाइड्रोजन के कारण खाते हैं। शिकारियों की तादाद ज्यादा नहीं हो सकती, क्योंकि अगर वो सारे फ्लोटर्स को खा जाएंगे तो शिकारी खुद ही खत्म हो जाएंगे।